नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता विशेषज्ञ संदीप तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप तिवारी जी आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो संदीप जी आपको विस्तार से इस पूरे विषय पर जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विशेषज्ञ जो हैं वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। संपत्ति हस्तांतरण से जुड़ी हुई जो जानकारी है, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आपके साथ साझा करेंगे। और संदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला और महत्वपूर्ण सवाल सर यही आपसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों लाया गया, क्या है ये? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिस दौर पे लाया गया उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल था इंडिया में, और उस दौरान पे जो भी प्रॉपर्टियां थी, चल अचल संपत्तियां, उनके हस्तांतरण के लिए इंग्लिश लॉ या लॉ ऑफ इक्विटी से किया जाता था, जिसके अंदर कोई भी एक प्रॉपर फैसिलिएशन डिस्प्यूट्स वगैरह का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के टाइटल ऑनरशिप का कोई भी एक कोडिफाइड लॉ नहीं था। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उन दिक्कतों को दूर करने के लिए 1982 पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था जी। और ये इनएक्टमेंट आया था ताकि इमोवेबल जितनी भी जमीनें हैं, बंधक हैं या किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति है, उनका सुनिश्चित तौर से हस्तांतरण किया जा सके और जो भी व्यक्ति उनका स्वामी है उस हस्तांतरण के बदले एक निश्चित कंसिडरेशन, एक निश्चित राशि या मुनाफा उस हस्तांतरण के अगेंस्ट अपनी संपत्ति से प्राप्त कर सके। साथ में जो भी लेन देन है उसकी एक पारदर्शिता सुनिश्चित हो, किसी भी तरह की धोखाधड़ी या अवैध कब्जे से बचाव के लिए अधिनियम में मदद होती है जी। अब आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई किसी व्यक्ति के पास जमीन है, वो एक भूमि स्वामी है और उस भूमि स्वामी होने के नाते वो अपने अधिकारों का किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है, तो उस भूमि का एक निश्चित मूल्य है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत यह सुनिश्चित होता है कि वह उसके भूमि स्वामी विधिपूर्वक हैं। मतलब ये है कि एक सेफ टाइटल जाता है। दूसरा ये है कि यदि उस प्रॉपर्टी पे जब सेफ टाइटल जाता है तो जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को खरीदता है वह उसका उचित मूल्य अदा करता है। इन सारी विनिमय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जी, ठीक है सर। ये बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, क्या होती है ये? इमूवेबल प्रॉपर्टी अब वो होती हैं जो कि मूव नहीं कर सकती, जैसे जमीन है, जमीन से जुड़े हुए हैं, उसमें कुआं है, बावली है, उस पे लगे हुए पेड़ हैं, उस पे मकान बना हुआ है जो कि कंक्रीट फिक्सर है, तो वो सारा इस तरह की सारी संपत्तियां जिन्हें मूव नहीं किया जा सकता वो सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आती है। जी सर, बेनामी ट्रांसफर के रूल्स क्या होते हैं? बेनामी ट्रांसफर से ऐसा होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है उसका ऑनरशिप, दूसरा होता है टाइटल, तीसरा होता है पोजीशन। तो टाइटल और पोजीशन जो है ये बिल्कुल क्लियर दिखता है। टाइटल पे जैसे उस प्रॉपर्टी के आप दस्तावेज लेंगे तो जिस व्यक्ति के नाम पे वो चढ़ी होगी वो उससे क्लियर हो जाएगा कि इस व्यक्ति का टाइटल है, सत्व है इस प्रॉपर्टी में। और यदि आप उस प्रॉपर्टी को जाके मौके पर देखेंगे तो जो व्यक्ति उस पर रह रहा है, उस पर अपना कब्जा कर रखा है, तो वो पोजीशन आ जाता है। ऑनरशिप जो होता है वो दिखता नहीं है, पर ऑनरशिप उस व्यक्ति का है जिसने उस प्रॉपर्टी को किसी तरह की कोई मूल्य या अपनी विरासत से वो प्राप्त किया है।
और उसका नाम रिकॉर्ड पे नहीं दिख रहा है, पर उसका मूल स्वामी वही है, क्योंकि उसका जो प्रतिफल है खरीदते समय उस व्यक्ति ने अदा किया है। तो इस तरह से क्या होता था कि बहुत सारे ब्लैक मनी और पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टियों को छिपाने के लिए अपने नौकर, अपने रिश्तेदार, जानने वालों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते थे। तो प्रॉपर्टी उनके नाम पे खरीदी, पैसा इन्होंने दिया, तो ऑन रिकॉर्ड जो सामने दिखता था वो उसका टाइटल दिखता था, तो पता नहीं चलता था कि प्रॉपर्टी किसकी है। इसके बाद 1988 में बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया और ये प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति इसका भूमि स्वामी होगा, जो इसका जिसके पास इसका भूमि स्वामी अधिकार होंगे, उसी के नाम पे टाइटल। तो ऑनरशिप और टाइटल अब दोनों चीजों को कॉमन कर दिया गया, मतलब आप टाइटल उसी के पास होगा जिसका उस पे ऑनरशिप है। तो इस तरह से ब्लैक प्रॉपर्टीज को रोकने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट भी बाद में अमेंडमेंट करके बनाया गया। जी सर, हिंदू विधवा कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफर करा सकती है? पहले जो है आजादी के पहले जो है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 था, जिसके अंतर्गत कोई भी विधवा औरत को सिर्फ भरण पोषण मिलता। फिर 1956 पे हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, वो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 आया। उसके बाद विधवा महिला को उसके पति के सारे संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया गया, यदि वह संपत्ति किसी अन्य तरह से उसका पति अपनी कोई वसीयत करके नहीं गया है। तो पति के मृत्यु पर मृत्यु प्रमाण पत्र सबमिट करके वो समस्त संपत्ति जिसपे उसके पति का सत्व या अधिपत्य है, उन सारी संपत्तियों को वह अपने नाम पे नामांकन करा सकती है और वो उसकी स्वामी है। जी जी सर, ये बताइए कि मर्जर का कानूनी मतलब इस एक्ट के तहत क्या निकल के सामने आता है? मर्जर का एक मतलब ये है कि जब दो तरह के अधिकार हैं किसी भी व्यक्ति के, तो उन अधिकारों को आपस में मिला करके जो मूल अधिकार है वो सामने आए। जैसे सपोज करिए कि एक व्यक्ति किराएदार है किसी मकान का, बाद में उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और वह उसको खरीद लेता है। तो जब वो खरीद लेता है तो उसका भूमि स्वामी हो जाता है, प्रॉपर्टी ऑनरशिप उसके पास आ जाती है। तो इस तरह से वह जो उसके अधिकार थे उस पे एज ए किराएदार, वो किराएदार का अधिकार उसके भूमि स्वामी के अधिकार पे मर्ज हो जाता है और इस तरह से जो मूल अधिकार है, जो बड़ा राइट है, वो है उसके भूमि स्वामी का, वो उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई भी जमीन है, किसी जमीन पर यदि कोई प्राइवेट जमीन है, कोई व्यक्ति 10 साल से उस पर काबिज है और उसका पोजेशन प्रूफ है और बाद में वह सिविल सूट फाइल करता और बोलता है कि एडवर्स पोजेशन के आधार पर हमें इस संपत्ति का, इस प्रॉपर्टी का, इस जमीन का मुझे स्वामी डिक्लेयर किया जाए और न्यायालय उसके पक्ष में डिग्री देता है, तो इस तरह से वो भूमि स्वामी हो जाता है। तो जो उसके कब्जेदार के तौर पे जो उसके अधिकार थे, उसके भूमि स्वामी के अधिकार पे मर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से बड़े अधिकार को मर्जर करके बड़े अधिकार को डोनेट किया जाता है। जी ठीक है, संदीप जी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है और आम लोगों को जानकारी इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कानूनी तौर पे उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये इस खास कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें पता चलता है। सर, एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि गिफ्ट और सेल में क्या अंतर होता है, ये विस्तार से बताएं। पहले तो ये जरूरी है कि गिफ्ट क्या है। हाँ, जब हम अपने किसी दोस्त, भाई, रिश्तेदार को कोई भी संपत्ति, प्रॉपर्टी, चल हो या अचल हो, उसे उपहार के तौर पे देते हैं और उसके बदले में हम उससे कोई प्रतिफल या कंसिडरेशन नहीं लेते, तो उसे गिफ्ट करते हैं। और सेल क्या कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जब हम उसका जो भी बाजार का मूल्य है उस मूल्य के विरुद्ध उसकी बिक्री करते हैं और उसको अपने अधिकार और उस पे स्वत्व और अधिपत्य ट्रांसफर करते हैं और उसके बदले में कंसिडरेशन लेते हैं, तो उसे सेल करते हैं। और इनके बीच पे जो अंतर का सवाल है, वो पहला अंतर तो ये है
कि गिफ्ट डीड जो है, उस गिफ्ट करता जो है, जो भी डोनर है, वो उसके बदले पे कोई भी कंसिडरेशन प्राप्त नहीं करता, जबकि सेल पे हमेशा एक निश्चित कंसिडरेशन के विरुद्ध ही सेल की प्रक्रिया होती है। दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति गिफ्ट देता है उसकी स्वयं की स्वेच्छा होती, वॉलेंटियर होती है, किसी भी तरह की परिस्थिति या ब्लैकमेल या कोई भी कोएर्सन या मिस रिप्रेजेंटेशन करके गिफ्ट नहीं होता। गिफ्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और वॉलेंटियर होता है। और सेल में क्या होता है कि दोनों पक्षों की, क्रेता और विक्रेता की आपसी सहमति होती है, उसके बाद ही वो किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा पंजीकरण का, यदि गिफ्ट जो है 500 रुपए से ऊपर का है और वह अचल संपत्ति है, तो ऐसी स्थिति पे गिफ्ट को पंजीयन कराया जाता है। जबकि जितनी भी अचल संपत्तियां हैं, यदि हम उनकी बिक्री करते हैं, सेल करते हैं, तो यदि उसकी वैल्यू 100 रुपए से ऊपर है तो उसका तो पंजीयन होना अनिवार्य है, नहीं तो वो सेल शून्य है। अब टैक्स का सवाल है, यदि गिफ्ट जो है, गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन होता और अपने खुद के ब्लड या फर्स्ट रिलेशन को गिफ्ट किया जाता है, तो उस पर सरकार किसी तरह की कोई भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। पर सेल होने पे जो भी सेल टैक्स वगैरह प्रिवेलिंग लॉ होते हैं और जो भी स्टैंप ड्यूटी वगैरह होती है अथॉरिटी की, रजिस्ट्रार कोर्ट की, वो सारा पे करना पड़ता है। और गिफ्ट जो है आप एक बार देने के बाद वापस नहीं ले सकते यदि वह कंडीशनल गिफ्ट नहीं है, मैंने किसी भी तरह की उस पर शर्त लगा दी गई, उसके बाद ही आप उसे वापस ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने एक गिफ्ट किया किसी भी व्यक्ति को कि ये जमीन हम आपको दे रहे हैं और इसके बदले में आप हमें हमारी सेवा करेंगे, और यदि सेवा करने से मना कर दिया तो ये आपके गिफ्ट जो है वापस हो जाएगी। तो एक सर्टेन इवेंट होता है कि ये इवेंट होगा, कारित होगा, ये घटना घटेगी, तभी ये गिफ्ट वापस हो सकती है। परंतु सेल में इस तरह की कोई शर्त नहीं होती। यदि आपने एक बार सेल कर दिया तो आप अपने और आपने उसका प्रतिफल पा लिया, तो उस प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपने सारे अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं और वो फाइनल हो जाता है। पर गिफ्ट फाइनल होता है, बस एक ही बात है कि उसमें कोई कंडीशन है कि एक सर्टेन इवेंट घटित होने पे ये गिफ्ट वापस हो सकता है, तभी गिफ्ट वापस होता है। तो गिफ्ट मतलब ये है कि गिफ्ट वो व्यक्ति भी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है जिसके पास उस प्रॉपर्टी को खरीदने की क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है। पर सेल में कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी को तभी एंजॉय कर पाएगा जब उसके पास वो क्षमता है कि उसका सेल कंसिडरेशन अमाउंट वो सेलर को पे कर सके। तो ये एक बेसिक अंतर है गिफ्ट में। मतलब गिफ्ट में वो व्यक्ति भी एक बहुत बड़ा संपत्ति का अधिकारी हो जाता है जो कि बिल्कुल फकीर है, परंतु सेल में ऐसा नहीं। सेल में जिसके पास पैसा है, पहले से ही उस संपत्ति के बराबर का, के मूल्य के बराबर का पैसा अवेलेबल है, वही व्यक्ति उस संपत्ति का अधिकारी हो पाता है। तो यदि आप मोटा मोटी देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सर लाइसेंस का कानूनी मतलब क्या है, विस्तार से बताएं। लाइसेंस का मतलब होता है कि आपके वो एक लाइसेंस एक सर्टिफिकेशन है जो आपको यूजर राइट देता है। सपोज करिए कि किसी की जमीन है और उस जमीन को आपने 1 एकड़ जमीन है और उस एकड़ जमीन पे ये निश्चित किया जाता है कि आप पर ईयर 10,000 रुपए एज ए कंसिडरेशन देंगे और आपको उस कंसिडरेशन के अगेंस्ट लाइसेंस दे दिया जाता है। तो जितने पीरियड के लिए लाइसेंस दिया जाता है, तो जब तक आप उस लाइसेंस की जो शर्त है उसका पूरा करते रहते हैं, तब तक आप उस लाइसेंस को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही वो शर्त की सीमा खत्म होती है या उस शर्त का आपका उल्लंघन करते हैं तो लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। और लाइसेंस में जो लाइसेंस ग्रांट करता है वो अल्टीमेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है कि वह किसी भी स्टेज पे या
किसी भी उसके कंडीशन के वायलेट करने पे उस लाइसेंस को टर्मिनेट कर सकते। जैसे सपोज करिए कि एक व्यक्ति है जो कि गवर्नमेंट से आबकारी अधिनियम के अंतर्गत, एक्साइज लॉ के अंतर्गत किसी लिकर शॉप का लाइसेंस लेता है 1 साल का, तो 1 साल तक उस लाइसेंस को यूज करके वो लिकर बेच सकता है एज पर अथराइज्ड शॉपकीपर, और उसका लाइसेंस फीस होगा और उस फीस को अदा करता रहेगा तब तक उस लाइसेंस को उस पीरियड तक वो इंजॉय करेगा। यदि मिडवे में भी ये है कि हर मंथ को या इस क्वार्टर पे या एक हाफ क्वार्टर पे आपको उस लाइसेंस का फीस नहीं दे पाते तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे सर्टेन इवेंट पे लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं और आप उस पे अपना क्लेम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो लाइसेंस किसी व्यक्ति को यूजर और इंजॉयमेंट राइट देता है उस पर्टिकुलर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे या इस तरह के किसी भी अधिकार पे जो कि उस लाइसेंस के अंतर्गत दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, आपने बहुत विस्तार से हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी दी। हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।